Hello students. So today we are going to start new chapter 8 gravitation. Students, पिछली क्लास में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन को कवर कर लिया था और मैंने आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा करा दिया है। उसमें जब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर रहा था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद मैंने आपको अलग अलग बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लर्न करने के लिए कहा था फ्रॉम द टेबल गिवन इन एनसीईआरटी। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेने के बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा वही है। क्योंकि सिलेबस इस बार चेंज हो गया है तो उस सिलेबस में चेंज होने की वजह से काफ़ी रिड्यूस हो गया है सिलेबस। और हमारी जो थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी जो मैंने डिस्कस भी कर ली थी और आपको एक्सप्लेन कर दी थी लास्ट क्लास में, वो भी सिलेबस में नहीं है। तो आपको करना क्या है, जहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन है वहीं तक करना है। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस इस बार सिलेबस में नहीं है तो उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हमारा ये चैप्टर वहाँ तक पूरा हो गया। अब आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। और ये हमारा अभी तक की जो जर्नी है, हमारी मैकेनिक्स की जो जर्नी है, उसमें हमारा ये लास्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपने फोर्स तो सुना ही होगा। न्यूटन्स लॉ में हमने लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है। तो जो फोर्स होते हैं वो दुनिया में 4 तरह के फोर्स होते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बिकॉज ऑफ मास होता है। बेसिकली क्या होता है, ये चैप्टर क्लास 9 में भी आपने स्टडी किया होगा ग्रेविटेशन का। तो मैं आपको बता दूं कि भाई बॉडीज जो होती हैं उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मास। क्या होती है उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी? मास होती है। सो बिकॉज ऑफ देयर मासेस बॉडीज एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन अनदर। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है? ग्रेविटेशन बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। ग्रेविटेशन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर ड्यू टू देयर मास। मतलब जितनी भी बॉडी हैं, जितनी भी बॉडी हम सराउंडिंग्स में देखते हैं तो उन सबका तो अपना मास तो होता ही है। अब जब उन सबका अपना मास होता है तो वो सब एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की ये खास बात होती है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ये अट्रैक्टिव ही होता है। जैसे तो आपने क्लास 10th में स्टडी किया होगा कि भाई like poles repel and like poles attract, like charges repel and like charges attract, repulsive और attractive forces। but gravitation के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। gravitational force is always attractive force, attractive force। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बता रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सभी बॉडी के बीच में और अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन हम तो देखते हैं कि हमारे चारों तरफ तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी बॉडीज़ हैं, हमें तो कोई फोर्स फील नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये फोर्स हमें फील नहीं होता क्योंकि इस फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, वेरी 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 स्मॉल। सो व्हेन वेरी वेरी स्मॉल फोर्स इज एक्टिंग देन इट इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, इट इज़ नॉट फेल्ट। अब ये एक्सपीरियंस कब होता है? ये एक्सपीरियंस तब होता है जब बॉडीज आर ऑफ लार्ज मास, जब बॉडी का जो मास है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे इसका मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा कि अर्थ है, जैसे मान लो मैंने इसको छोड़ दिया तो ये अट्रैक्ट हो रहा है नहीं, ये मतलब इट इज़ फॉलिंग डाउन। सो इट इज़ फॉलिंग डाउन मतलब किस लिए, ये किस लिए नीचे आ रहा है? बिकॉज ग्राउंड इज एक्सर्टिंग एन अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन दिस मार्कर। मतलब किसी भी बॉडी को अगर हम रिलीज करते हैं हाइट से तो वो नीचे आती है, बिकॉज अर्थ एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ एक्सर्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी बॉडी। तो ग्रेविटेशन फोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द बॉडीज आर ऑफ लार्ज मास। जब बॉडीज के मास ज़्यादा होंगे तभी ये हमारा इफेक्टिव हो पाएगा, ये इसकी खास बात है। तो अर्थ है, जैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ओके, तो और भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि उनको सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स चाहिए, बताओ कौन सा फोर्स चाहिए? सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। कहाँ से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो कई जगह ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा इफेक्टिवली काम करता है।
अब जब इसकी कुछ मैंने आपको फीचर बता दिए कि भाई ये अट्रैक्टिव होता है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इससे कम, इससे वीक कोई फोर्स नहीं है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, मतलब इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा और मैंने आपको यहाँ पर बता भी दी हैं। अब स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि सर फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो बॉडी के बीच में लगता है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करें? जैसे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट न्यूटन में हो जाएगी। तो इफ वी आर गिवन टू बॉडीज, अगर हमसे कहा जाएगा कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट हैं और इनके बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करो, तो हम कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स उस केस में कैलकुलेट कर पाएंगे? तो देखो कैसे कर पाएंगे। उसके लिए हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या होता है, मान लो ये कोई पार्टिकल है m1 मास का और ये पार्टिकल है m2 मास का, ओके। If two bodies or two objects of certain masses m1 and m2 are separated by a distance r, then force of gravitation between them is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. This is universal law of gravitation and this is also called Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें ये क्या बताते हैं, दिस लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट होता है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो कैसे हम निकालेंगे जी का? न्यूटन का हो गया फोर्स mlt-2 इंटू L2 अपॉन L2, तो देखो क्या आ गया निकल के, सॉरी m2 किलोग्राम स्क्वायर है ना, तो ये आ गया m-1 L3t-2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद स्टूडेंट्स अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। मतलब ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम और टूवर्ड्स। और देखो ये m1 m2, तो m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा, इसको लिखते हैं हम F12। यहाँ पर वो अल्फाबेट पहले आएगा जिस पर फोर्स लगेगी और ये दूसरा वाला आएगा जिसकी वजह से लगेगी। सो F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। अब इस तरह से क्या होगा, m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा, दिस इज F21, ओके। और F21 क्या हो गया, ऑन m2 ड्यू टू m1। आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं वो इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो आई कैन राइट F12 वेक्टर इज माइनस F21 वेक्टर। ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गई। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट ऑबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब दो बॉडीज जो एक दूसरे पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगाती हैं, वो ग्रेविटेशन का फोर्स इक्वल होता है। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी भी पहली पर उतना ही लगाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये दोनों बॉडी, दोनों के दोनों जो फोर्सेज हैं अलग अलग बॉडीज पर हैं, तो हम केवल इनको कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ऐसे नहीं लिख सकते F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वी कैन राइट इन एन इक्वेशन ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। अब ये बात हो गई। अब इसके बाद आ जाओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते हैं? देखो, आपने लॉज ऑफ मोशन में स्टडी किया होगा कि भाई एक्सेलरेशन बॉडीज में तभी प्रोड्यूस होता है जब उन पर कोई फोर्स लगाया जाए, मतलब फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन। ओके, तो अब एक्सेलरेशन तो किसी भी फोर्स का हो सकता है, चाहे तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स है, कोई भी फोर्स है। तो अगर हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है और उसकी वजह से एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशन भी नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको कर देता हूँ रब, और F = gm1m2/r² का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से पहले मैं आपको बता दूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। फोर्स ऑफ, देखो क्या होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F = gm1m2/r²। मतलब अगर दो बॉडीज हैं m1 m2 मासेस की, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? gm1m2/r²। इफ इन दीज टू बॉडीज वन बॉडी इज अर्थ, जैसे मान लो ये अर्थ हो गई जिसका मास m है, रेडियस r हो गई, और देयर इज अनदर बॉडी ऑफ मास m विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इफ वन बॉडी इज अर्थ, then force exerted by earth on any other body is called the force of gravity। force of gravity क्या होता है? force exerted by earth on an object। ओके, अर्थ किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर मैं यहां पर अर्थ लेता हूं एक बॉडी और दूसरी बॉडी m मास की, तो होगा gmm/r²। ये रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? क्लास 9th में याद करो, योर क्लास 9th टीचर टॉट यू कि भाई जो फोर्स अर्थ किसी बॉडी पर लगाती है वो तो वेट होता है ना, दैट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट की तो ये डेफिनेशन ही होती है, वेट की तो ये डेफिनेशन ही होती है कि वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। और वेट का क्या फॉर्मूला है? F = mg। F = mg। तो mg, इन दोनों वैल्यूज को मैं कंपेयर करूंगा तो mg = gmm/r²। m से m कैंसिल हो गया, सो g = कितना आ गया? g = बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यही मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दिस इज एक्सेलरेशन बिकॉज F = m में, सो a की जगह यहां पर g आ गया। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। g = gm/r², मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब अर्थ किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। और ये तो हमने बहुत मोशन इन 1D 2D में यूज किया है। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² होती है नियर और एट द सरफेस ऑफ अर्थ। नियर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर या उसके पास g का वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। यहां पर अगर मैं इसकी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करता हूं, अर्थ का मास लिखता हूं, रेडियस ऑफ अर्थ लिखता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस g के वैल्यू में चेंजेस होता है। g वेरीज विद हाइट एंड विद डेप्थ दैट वी हैव टू स्टडी। बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको दो फॉर्मूले अभी मैंने आपको बता दिए, एक तो gm1m2/r² और एक g = gm/r²। तो अभी आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा इसके बारे में समझें कि भाई ग्रेविटेशन क्या होता है। इसके नोट्स लिखे मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g = gm, तो किसी भी प्लेनेट के ऊपर है ये जरूरी नहीं है कि अर्थ के ऊपर ही हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी और प्लेनेट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर मास और रेडियस की वैल्यू चेंज करनी होगी, और ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g। तो ठीक है, सो अगली क्लास में हम इसका वेरिएशन डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें और इसको पढ़ लें। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।